हेलो एनिमे लवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक्सप्लेनर एम्पायर चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड नंबर 8 को। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि यूजी और मेगुमी नंबर 1 कॉलोनी में एंटर करते हैं और हिगुरुमा को ढूंढने लगते हैं। रिन और रेमी दोनों बताते हैं कि वे हिगुरुमा की लोकेशन जानते हैं। अब कहानी कुछ समय पीछे जाती है। मार्च 2018 में, नोट वास्तविक में 2018 के आसपास, एक चोर ने एक मैन और बेटी का खून कर दिया। पुलिस ने इस क्राइम के लिए केइता ओए नाम के लड़के को पकड़ लिया, जो उसी एरिया में रहता था। लेकिन केइता का कहना था कि वह निर्दोष है। हिगुरुमा, जो एक डिफेंस लॉयर है, केइता से मिलने जाता है। असल में जब पुलिस वाले केइता से पूछताछ करने गए थे तो वह वहां से भाग गया था। पुलिस ने उसके घर तक पीछा किया और वहां उन्हें खून से भरा एक चाकू मिला था। और वह खून उसी मैन बेटी का था, यानी केइता रंगे हाथों पकड़ा गया था। लेकिन केइता बोलता है कि वह पुलिस से डर के इसलिए भागा क्योंकि उसके पास उसकी कैट थी, और जहां वह रहता है वहां कैट रखना अलाउड नहीं है, इसीलिए केइटा वहां से भागा था। रही बात उस चाकू की, तो वह उसे सड़क में पड़ा हुआ मिला था। हिगुरुमा अब अपने ऑफिस में आता है और उसकी असिस्टेंट शिमिजू बोलती है कि केइटा की कहानी तो झूठी लग रही है, क्योंकि केइटा रास्ते में पड़ा हुआ चाकू क्यों ही उठाएगा और पुलिस से डरकर क्यों भागेगा। हिगुरुमा बोलता है कि केइटा को पुलिस वालों ने पहले भी परेशान किया हुआ है, और उसने बताया कि पुलिस स्टेशन में वह चाकू जमा करवाने जा रहा था, क्योंकि उसके मोहल्ले में पुलिस को कॉल करके बुलाना अलाउड नहीं है, वरना आसपास के अमीर लोगों को परेशानी होती है। केइता एलटीओ नाम के शेल्टर में काम करता है, जहां बूढ़े लोगों की देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन यहां उसे कोई सैलरी नहीं मिलती, बल्कि जेब खर्च के पैसे और एक टाइम का खाना मिलता है। इसके बावजूद भी केइता से महीने का 50,000 येन रेंट लिया जाता है। खैर, केइटा के मोहल्ले में कई लोग रहते हैं जिनका पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड था, तो उनमें से भी कोई चोर हो सकता है। अब हिगुरुमा उन सब की जानकारी निकालने में लग जाता है, क्योंकि उसे यकीन था कि केइता निर्दोष है। शिमिजू कहती है कि हम सरकारी वकील हैं, वैसे भी हमें ज्यादा पैसे नहीं मिलते, और उससे ज्यादा तो हमें काम करना पड़ता है, और सबको पता है कि इस केस में केइटा को सजा जरूर मिलेगी। फिर भी हिगुरुमा उसका केस पूरी तरह लड़ना चाहता है। तो हिगुरुमा बोलता है कि कभी कभी ऐसे केस भी लड़ने चाहिए, इससे दिमाग की धार तेज रहती है। शिमिजू चिल्ला के बोलती है कि कभी कभी नहीं, तुम हमेशा ऐसे ही केस लड़ते हो। शिमिजू तकागी से मिलने कैफे जाती है। पहले तकागी भी हिगुरुमा के साथ काम करती थी। वह बताती है कि हिगुरुमा हमेशा से ही ऐसा है, वह पैसों के लिए बिल्कुल भी लालची नहीं है। एक दिन उसके पास एक ड्रंक ड्राइविंग का केस भी आया था, जिसमें एक 19 साल के लड़के को उसके साथियों ने दारू पिला दी थी, और हिगुरुमा वह केस हार गया था। उसके बाद वह लड़का उसी पर चिल्लाने लगा कि तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। तकागी ने तब भी हिगुरुमा को मना किया था कि ऐसे केस मत लिया करो जिनको तुम जीत ना पाओ, और कमजोर की रक्षा करना यह सब सुनाने में ही अच्छा लगता है। इन सब के चक्कर में हिगुरुमा अपनी मेंटल हेल्थ खराब ना कर ले। खैर, हिगुरुमा दिन रात मेहनत करके केइटा को इनोसेंट साबित करवा देता है। असल में क्राइम वाले दिन से ही केइटा के मोहल्ले से एक और लड़का गायब है। हो सकता है कि वह चोरी उसी ने की हो, क्योंकि क्राइम वाले समय पर केइटा एक स्टोर के सामने भी नजर आ रहा था। साथ में चोरी का कोई भी आइटम केइटा के घर से बरामद नहीं हुआ है। अब केइटा हिगुरुमा को शुक्रिया बोलता है उसे पर यकीन करने के लिए, लेकिन हिगुरुमा जानता था कि सामने वाली पार्टी अपील जरूर करेगी। तो एक बार फिर से ट्रायल होता है, और इस बार केइता को दोषी ठहराया जाता है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अब हमें बताया जाता है कि हिगुरुमा जैसे छोटे वकीलों के पास ज्यादा फंडिंग और स्टाफ नहीं रहता, जिसके बाद वह कोई नया सबूत पेश नहीं कर पाया कि केइता निर्दोष है। फिर से अपील करने के लिए उसे अब सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, पर वह इतने छोटे मोटे केस सुनते ही नहीं है, और सिस्टम ने केइता को दोषी ठहरा चुका है। अब केइता हिगुरुमा की तरफ देखता है और उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। हिगुरुमा यह देख बिल्कुल चौंक जाता है और खुद से पूछने लगता है कि यह मुझे इस तरीके से क्यों देख रहा है। तकागी ने एक बार उससे पूछा था कि उसके मन में क्या है, तो हिगुरुमा ने बताया था कि मैं कोई हीरो नहीं हूं जो मासूम लोगों को बचाता है। बस मैं कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता। कानून अंधा होता है क्योंकि वह सबके लिए बराबर है, लेकिन कानून के साथ लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि वह लोग कड़वा सच नहीं देखना चाहते। पर इंसाफ के लिए हिगुरुमा अपनी आंखें हमेशा खुली रखेगा, चाहे वह अकेला ही क्यों ना हो। खैर, जज कहता है कि किसी को भी इस जवाब से कोई ऐतराज हो तो वह 15 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अब हिगुरुमा हथौड़े को टेबल पर मारने लगता है, जो देखकर वह सब हैरान हो जाते हैं, और वह देखते हैं कि हिगुरुमा के ऊपर एक बड़ा सा शिकिगामी आ गया था। जजमैन बोलता है कि सब लोग बैठ जाओ, क्योंकि यह ट्रायल फिर से शुरू होगा। इसी टाइम पर ही हिगुरुमा की पावर अवेकन हुई थी। हमें पता चलता है कि हिगुरुमा भी क्यूलिंग गेम का एक प्लेयर है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। रिन और रेमी दोनों ही कहते हैं कि वे हिगुरुमा की लोकेशन जानते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा था। अब हम एक आदमी को देखते हैं जिसके पास ढेर सारी पर्चियां थीं, और वह इंतजार कर रहा था अपने अगले शिकार के आने का। खैर, कुछ टाइम पहले जब रिन स्कूल में था, तभी कुछ लड़के एक स्टूडेंट को बुली कर रहे थे। रिन दूर से यह सब देख रहा है और मन में सोचता है कि इस लड़के को खुद के लिए आवाज उठानी चाहिए, वरना यह लोग पूरे साल इसे ऐसे ही बुली करते रहेंगे। लेकिन रिन खुद कुछ नहीं करता और दूर से ही तमाशा देखता रहता है। तभी एक दूसरा स्टूडेंट आता है और इन गुंडों को रुकने को बोलता है। रिन को लगता है कि एक गधा आ गया इनसे पिटने,
ये स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि यूजी था, जो इन बुली की धुलाई कर देता है। ये देख रिन शॉक हो गया था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। अब रिन यूजी को एक थिएटर के पास लेके जाता है और बोलता है कि हिगुरुमा इसी के अंदर रहता है। यूजी उसे शुक्रिया कहकर अंदर जाने लगता है। अब रिन बोलता है कि वह खुद कभी हिगुरुमा से नहीं मिला है, लेकिन उसने हाबा को बहुत बुरी तरह पिटा था। यूजी कहता है कि वह हिगुरुमा को संभाल सकता है और वह अंदर जाने लगता है। रिन उसे कुछ बताना चाहता था पर वह नहीं कह पाता। दूसरी तरफ रेमी भी मेगुमी को लेकर एक जगह पर आ जाती है और असल में रेमी ने झूठ बोला था क्योंकि वह उसे रेजी के पास लेके गई थी। ये जानकर मेगुमी बहुत गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही डिवाइन डॉग को समन कर लेता है और बोलता है कि उसके पास फालतू का टाइम नहीं है। इधर यूजी को थिएटर के अंदर हिगुरुमा मिल जाता है, जो कि एक बात टब के अंदर लेटा हुआ था, वह भी पूरे कपड़े पहन के। अब हिगुरुमा बोलता है कि उसे ऐसा करने पर सुकून मिलता है। अब यूजी उससे सीधा काम की बात करने लगता है तो हिगुरुमा बोलता है कि मैं एक लॉयर हूं और मुझे हायर करने की फीस 5,000 येन है। ये सुन यूजी चौंक जाता है, लेकिन हिगुरुमा बस मजाक कर रहा था। वह देखना चाहता था कि लालची बनकर कैसा लगता है। यूजी समझ जाता है कि हिगुरुमा कोई पुराना सॉर्सरर नहीं है, बल्कि एक आम इंसान है जिसे जुजुत्सु की पावर मिल गई है। हो सकता है कि वह इसे बातों से ही मना ले। दूसरी तरफ रेजी समझ जाता है कि मेगुमी बहुत स्ट्रांग है, तो वह उसे अपनी टीम ज्वाइन करने को बोलता है और उससे पूछता है कि उसे कलिंग गेम के बारे में कितना पता है। मेगुमी बोलता है कि यह एक रिचुअल है जिसका पूरा होने पर जापान के लोग बदल जाएंगे। ये सुन रेजी हंसने लगता है और बोलता है कि क्या तुम केंजाकू को जानते हो? मेगुमी को पता था कलिंग गेम में कोई केंजाकू के बारे में तो जानता ही होगा। अब रेजी का माना था कि केंजाकू का असली प्लान कुछ और ही है। मान लो कि 1,000 सॉर्सरर्स गेम में हिस्सा ले रहे हैं और हर कॉलोनी में लगभग 100 सॉर्सरर्स हैं और कुछ कॉलोनी में महिटो और हिगुरुमा जैसे पावरफुल सॉर्सरर्स भी हैं जो आसानी से बाकी सबको एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर तो गेम रुक सा जाएगा और इन दोनों ने ही मिलकर कम से कम 60 प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया है। मेगुमी ने भी यह बात नोटिस की थी कि कॉलोनी में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा था। रेजी बताता है कि मॉडर्न सर्सर्स तो आसमान से एंट्री करते ही निपट गए थे। अगर केनाजाकू को सच में प्लेयर्स की क्रस्ट एनर्जी चाहिए होती तो वह ऐसी एंट्रेंस रखता ही क्यों, बल्कि वह तो चाहता कि सॉर्सरर्स आपस में लड़ते ही रहें। रेजी का माना था कि आखिर में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ही बच जाएंगे, तब केंजाकू उन पर बम फोड़ के कलिंग गेम को खत्म कर देगा। अब हम केंजाकू देखते हैं जो कि चाइना गवर्नमेंट के कुछ लोगों से मीटिंग करने गया था। इधर यूजी हिगुरुमा से कहता है कि वह कलिंग गेम को बंद करवाना चाहता है। फिलहाल तो उसे एक नया रूल ऐड करवाना है जिसके लिए उसे हिगुरुमा के 100 पॉइंट्स चाहिए। अब हिगुरुमा साफ मना कर देता है क्योंकि असली दुनिया का कानून बहुत खोखला है। वह देखना चाहता है कि कलिंग गेम का कानून कैसे काम करता है। उसे जानना है कि जो लोग इस गेम के रूल्स को ब्रेक करते हैं उन्हें कैसे सजा मिलती है। क्या उन्हें अपना केस रखने का मौका दिया जाएगा? क्या उनकी कोई सुनवाई होगी या फैसला होगा? इसलिए वह नहीं चाहता कि गेम जल्दी एंड हो जाए। उसे देखना है कि लोगों की टेक्निक रिमूव कैसे होती है। यूजी बोलता है कि यह गेम एक रिचुअल है जिसके पूरा होते ही जापान के सभी लोग खत्म हो जाएंगे। हिगुरुमा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कलिंग गेम हमेशा चलता रहेगा क्योंकि इसके रूल्स में यही लिखा है। यूजी समझ जाता है कि यह बातों से नहीं मानेगा और वह उसे सीधा धमकी देता है कि मुझे अपने 100 पॉइंट्स इस्तेमाल करने दो। हिगुरुमा अब खड़े होकर बोलता है कि तुमने किसी ऐसे को मारा है जिसने तुम्हें गुस्सा दिलवाया हो। मैंने सोचा था कि यह उससे भी अच्छा लगता है। यूजी देखता है कि हिगुरुमा के पीछे एक शिकिगामी आ गया था और हिगुरुमा के पास एक 100 पॉइंट्स हैं, यानी वह ऑलरेडी बहुत से सॉर्सरर्स को निपटा चुका है। यानी यूजी को थोड़ा संभल के लड़ना होगा। हिगुरुमा अब यूजी के सामने आकर बोलता है डोमेन एक्सपेंशन, डेडली सेंटेंसिंग, और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगले एपिसोड में यूजी और हिगुरुमा की जोरदार फाइट होने वाली है। उसे मिस न करने के लिए एक्सप्लेनर एम्पायर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। शुक्रिया।